नमस्कार साथियों। आज हम लोग फिर बिहार में 1857 का विद्रोह इस चैप्टर को, इस अध्याय को समाप्त करेंगे। आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस क्लास में। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। और हम लोग पढ़ चुके हैं कारण, या इसके पहले वाले वीडियो में कारण पढ़ चुके हैं, प्रारंभ एवं विकास पढ़ चुके हैं। अब दो हम लोगों को पढ़ना है, असफलता का कारण, परिणाम। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं। हम लोगों ने देखा कि 1857 के विद्रोह का कौन कौन सा कारण था, और हम लोगों ने यह भी देखा कि 1857 का विद्रोह बिहार में जब शुरू हुआ तो कौन कौन सा क्षेत्र जो है वह प्रभावित हुआ था। अधिकांश क्षेत्र तो प्रभावित हुए ही थे, मुंगेर का क्षेत्र जो है वह अप्रभावित रहा था। अब देखना है कि आखिर में यह 1857 का विद्रोह असफल क्यों हो गया। दूसरा कि यह विद्रोह असफल तो हुआ, लेकिन कुछ परिणाम लेकर के सामने आया, और वह परिणाम क्या था वह हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो साथियों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें मैं यह असफलता का कारण यहां लिख रहा हूं। असफलता, असफल हो गया, असफलता का कारण। जिस प्रकार से 1857 का विद्रोह कई कारणों का परिणाम था, मतलब किस कारण से यह हुआ था, उसी तरह से यह विद्रोह असफल होता है तो इसके भी बहुत सारे कारण जो है वह दिए गए हैं। एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिलेगा। बिपिन चंद्रा की पुस्तक के अनुसार भी चलेंगे तो कुछ ऐसा पॉइंट था जिसके चलते 1857 का विद्रोह जो है वह असफल हो जाता है। मैंने पहले भी कहा कि यह चैप्टर पढ़ने से आपको पीटी और मेंस एक साथ जो है लगभग तैयार हो जाता है। आप खुद देखिए, यहाँ पर असफलता के कारण में यहाँ पॉइंट आएगा कुशल नेतृत्व का अभाव। कुशल नेतृत्व का अभाव था। दूसरा सीमित संसाधन। राष्ट्रीय भावना की कमी। शिक्षित वर्ग की उदासीनता। समय से पूर्व क्रांति का होना या विद्रोह का होना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यह कुछ पॉइंट है जिसके चलते 1857 का विद्रोह जो है वह असफल हो जाता है। साथियों यह मैंने यहां लिखा है कुशल नेतृत्व का अभाव। भारत में आप देखेंगे तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोगों ने नेतृत्व किया था। उदाहरण लीजिए आप कि मेरठ के जो सैनिक विद्रोह करते हैं वह विद्रोह करने के पश्चात कहाँ चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो साथियों वह दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली पहुंच करके यहाँ पर
बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लेते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो कानपुर में नाना साहब नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वह झांसी में नेतृत्व जो है वह प्रदान कर रही थी। तात्या टोपे का नाम आता है, वह ग्वालियर में नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। बिहार में हम लोग चर्चा किए ही कि बिहार में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया। जैसे जोधारा सिंह का नाम, पीर अली का नाम, बाबू कुंवर सिंह का नाम यहाँ आ जाता है। लेकिन नेतृत्व क्षमता अगर आप देखिएगा तो यहाँ कमी था। कमी किस संदर्भ में? अब भारतीयों के संदर्भ में तो यह हो नहीं सकता है, इसीलिए तुलना किया गया अंग्रेजी नेतृत्व और भारतीय नेतृत्व, अंग्रेजी नेतृत्व और बिहार का नेतृत्व। तो यहाँ पर बहुत पीछे हम लोग थे, इसीलिए यह विद्रोह असफल हो जाता। जैसे मान लीजिए बाबू कुंवर सिंह का नाम यहाँ लिया गया, तो अंग्रेजी नेतृत्व देखेंगे तो विसेंट आयर, विलियम टेलर, यह काफी योग्य थे लोग। इन लोगों को इलाहाबाद भेजा जा रहा था। यह कलकत्ता से इलाहाबाद जा रहे थे, तभी जगदीशपुर में विद्रोह किया गया था बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। इसीलिए इन लोगों को ऑर्डर दिया गया कि पटना में ही रुकना है और पटना से शाहाबाद के लिए प्रस्थान करना है, बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को कुचल देना है। तो यह लोग योग्य साबित हो गए और इन्होंने जो बिहार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, केवल बिहार के नहीं, पुस्तक में तो भारत के साथ जोड़ा गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, सबसे निडर स्वभाव के बाबू कुंवर सिंह भी यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। तो कुशल नेतृत्व का यहाँ अभाव था। देखिए केंद्र स्तर पर लड़ा जो जा रहा था, तब बहादुर शाह जफर ही सबसे पहले पराजित हो जाते हैं। तो मनोबल तो टूटेगा क्षेत्रीय स्तर पर। इसलिए कि बहादुर शाह जफर जो है वह नहीं चाह रहे थे कि मैं इस झंझट में क्यों पड़ूंगा। 76 साल के वह बूढ़े व्यक्ति थे और इस विद्रोह का नेतृत्व नहीं करना चाहते थे। पुस्तक में लिखा हुआ है कि जबरदस्ती मेरठ के सैनिकों ने इनको अपना नेता चुन लिया और सबसे पहले वही गिरफ्तार हो जाते हैं। अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली में ही विद्रोह को दबा दिया था, इसलिए उसका सीधा प्रभाव जो है वह बिहार पर भी पड़ता है और यहाँ पर भी विद्रोह को कुचल दिया गया। नेतृत्व का यहाँ पर अभाव हो गया था, इसलिए 1857 का विद्रोह जो है केंद्र में भी और बिहार में भी असफल हो जाता है। दूसरा मैंने लिखा है सीमित संसाधन। यह सीमित संसाधन जो है यह किसके संदर्भ में? तो भारतीयों के संदर्भ में। भारतीयों के संदर्भ में यह कहा गया है कि इनके पास सीमित संसाधन था, न कि अंग्रेजों के पास। देखिए विद्रोह तो यहां कर दिया गया, लेकिन विद्रोह करने के पश्चात संसाधन होना चाहिए था। अंग्रेजी सरकार से आप संघर्ष करने जा रहे हैं, अंग्रेजों को चुनौती देने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, वह भी ऐसा युद्ध जिसमें देश को आजाद कराना था, वह भी ऐसा युद्ध जिसमें हिंसा का जमकर प्रयोग करना था। तो संसाधन आपके पास होना चाहिए था, लेकिन संसाधन जितना अंग्रेजों के पास था उतने भारतीयों के पास संसाधन नहीं था। संसाधन कहां से आता? अधिकांश जनसंख्या गरीबी की हालत में थी और जो अधिक धनवान थे उसमें से अधिकांश अंग्रेजों के साथ जो है वह मिले हुए थे। दूसरी तरफ आप अंग्रेजों की तरफ देखिए तो यहाँ पर क्या था? एनफील्ड राइफल। यह आधुनिकतम राइफल जो है इसी समय इसका आविष्कार कर लिया गया, यह बहुत बड़ी बात है। ब्राउन बैस की मारक क्षमता इससे कम थी, हालांकि वो अभी
भारतीयों के पास नहीं था, लेकिन अब इसी समय अंग्रेजों को एनफील्ड राइफल मिल जाता है और इसका प्रयोग इन्होंने इस विद्रोह को दबाने में कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यह विद्रोह जो है कुचल दिया गया। 57 में शुरू हुआ साथियों, और 58 में ही इस विद्रोह को अंग्रेजी सरकार ने कुचल दिया था। हम लोग उस समय में भी अधिक संख्या में थे और अंग्रेज तो 1000 की ही संख्या में थे, फिर भी हम लोग यहाँ पराजित हो जाते हैं। तो संसाधन की कमी थी, आर्थिक रूप से कमजोर थे, इसीलिए विद्रोह जो है वह असफल हो जाता है। इसके बाद मैंने लिखा है राष्ट्रीय भावना की कमी, लिखा हुआ है सभी पुस्तक में, आप पढ़िएगा तो 1857 के विद्रोह की असफलता का एक महत्वपूर्ण कड़ी जो था वह राष्ट्रीय भावना का अभाव था। आम लोगों में भी राष्ट्रीय भावना का अभाव देखा गया। जो लोग विद्रोह कर रहे थे उन लोगों में भी राष्ट्रीय भावना का अभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अंतिम समय तक अंग्रेजों से गुहार लगाया कि मेरा राज्य अगर दे दिया जाए तो मैं इस विद्रोह में शामिल नहीं होंगी, आप लोगों के साथ रहूंगी। ऐसा पुस्तक में लिखा गया है। मतलब क्या कि इस समय तक राष्ट्रवाद का जन्म ही नहीं हुआ था। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो राष्ट्रवाद का नाम यहाँ नहीं था। अब बगैर दिल में, सीना में राष्ट्रवाद की ज्वाला अगर नहीं धधकती है तो कोई भी विद्रोह और कोई भी आंदोलन किया जाए तो अपवाद को छोड़ करके अधिकांश जो है वह असफल ही हो जाता है। सभी लोग जितना मैंने नाम लिया, नाना साहब, लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह, लियाकत अली, अजीमुल्ला, अवध की बेगम, हजरत महल, यह सभी लोग जो थे वह अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। इन लोगों का राज्य छीन लिया गया था, किसी की उपाधि छीन ली गई थी, किसी का पेंशन रोक दिया गया था, कुछ जमींदारों ने किसानों का शोषण किया था, साहूकारों और महाजनों ने भी किया था। तो वह लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, राष्ट्रीय भावना यहाँ पर नहीं था। इसीलिए विद्रोह जो है वह असफल हो जाता है। लेकिन उसी पुस्तक में यह भी लिखा हुआ है कि एक अंग्रेज भी अगर कोई युद्ध करता था या कोई कार्य करता था तो वह व्यक्तिगत के लिए नहीं करता था, वह अपने देश ब्रिटेन के लिए करता था, अपने देश इंग्लैंड के लिए करता था कि जो मैं यह कार्य कर रहा हूं वह ब्रिटेन के हित के लिए कर रहा हूं। तो एक तरफ राष्ट्रवाद का जन्म ही नहीं हुआ, अपने स्वार्थ के लिए लड़े, और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट करके भरा हुआ था। तो युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में जाएगा? जिसमें राष्ट्रवाद की भावना हो और वह राष्ट्र हित के बारे में सोचता हो, वही तो विजयी होगा। और अंग्रेजों में यह बात थी, इसीलिए वह विजयी हो गए और यह विद्रोह जो है वह असफल हो जाता है। तो यह राष्ट्रीय भावना की कमी यहाँ पर था। शिक्षित वर्ग की उदासीनता। साथियों, कोई अगर विद्रोह हो, कोई क्रांति हो जिसमें हिंसा का जम करके पालन किया जाए, कत्लेआम किया जाए, लोगों की हत्या कर दी जाए, तो वहां पर शिक्षित वर्ग क्या करेगा? तो शिक्षित वर्ग का मतलब यह नहीं है कि वह हथियार उठाए और जान से मार दे, किसी की हत्या कर दे, लेकिन वह अपनी इस लेखनी के माध्यम से मनोबल को बढ़ा सकता है। किसी भी विद्रोह या किसी भी आंदोलन में शिक्षित वर्ग की उदासीनता या उसकी सक्रियता बहुत अधिक मायने रखता है।
ओजपूर्ण भाषण दे करके, अपने वचनों के माध्यम से, अपने बेबाक बोली के माध्यम से आम जनता को आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। जिसमें अगर यह क्षमता रहा, जिसकी लेखनी ने इस क्षमता को उजागर किया, वह विद्रोह या आंदोलन अधिकांश सफल रहा। तो यह शिक्षित वर्ग इस समय क्या था, 1857 के विद्रोह से अलग थलग हो गया। इन्होंने न अपने पत्र पत्रिका, न अपने पुस्तक, न अपने शब्दों के माध्यम से इसका समर्थन किया, बल्कि बुराई करना शुरू कर दिया, आलोचना करना शुरू कर दिया। देखिए, अगर आप किसी के मनोबल को बढ़ाते नहीं हैं तो उसको गिराने का भी आपको कोई हक नहीं है, उसको गिराने का भी आपको कार्य नहीं करना चाहिए। तो एक तो शिक्षित वर्ग इस विद्रोह से अलग रहा और मनोबल को गिराया, चाहता तो मनोबल को शिखर तक पहुंचा सकता था। दूसरा क्या कर दिया इन लोगों ने गलती, कि अपनी पत्र पत्रिका, समाचार पत्र पत्रिका या पुस्तक या अपने विचारों के माध्यम से आलोचना शुरू कर दिया कि अभी वह समय नहीं आया था जिसके माध्यम से यह विद्रोह किया जाए। मनोबल भारतीयों का पहले से ही टूटा हुआ था, क्योंकि संसाधन की कमी थी, नेतृत्व का अभाव था, और इन लोगों ने उसमें उस आग में घी का कार्य कर दिया। इसीलिए यह विद्रोह जो है असफल हो जाता है। तो शिक्षित वर्ग यहाँ पर बिल्कुल ही अलग थलग हो गया था। साम्यवादी विचारधारा के लोगों ने भी इसकी आलोचना किया। 1857 का विद्रोह जो भारत में हुआ, तो साम्यवादी विचारधारा के जो लोग थे उन लोगों ने भी इसकी आलोचना कर दिया। दूसरी तरफ साथियों, यह संपूर्ण भारत में विद्रोह जो है वह नहीं फैल सका था, इसलिए कि सीमित क्षेत्र के लोग इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए थे। अगर सभी भारतीय इस विद्रोह में शामिल हो जाते तो इसका परिणाम जो है वह दूसरा कुछ हो जाता। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश की बात हम लोग करेंगे, बिहार की हम लोग बात करेंगे, मध्य प्रांत की बात हम लोग करेंगे, दक्षिण भारत तो पूरा अछूता रहा। दक्षिण भारत में इस प्रकार का विद्रोह का कोई मतलब नहीं रह गया था। तो आप कह सकते हैं कि यह अखिल भारतीय स्वरूप भी ग्रहण नहीं कर सका और इसलिए विद्रोह तो असफल ही होता। जितने लोग विद्रोह करने वाले थे उससे कई गुना लोग जो है विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे दिए। और वह साथ देने वाले कौन थे? वह भारतीय लोग थे जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब आप खुद सोचिए कि इस परिस्थिति में कोई आंदोलन या कोई विद्रोह कैसे सफल होता। इसलिए 1857 का विद्रोह जो है वह असफल हो जाता है। समय से पूर्व क्रांति या विद्रोह का होना मैंने यहाँ लिखा है। साथियों, यह विद्रोह जो है माना गया है कि यह विद्रोह समय से पूर्व हो गया। हम लोगों ने पहले क्लास में, इसके पहले क्लास में चर्चा किया था कि रंगोजी बापू और अजीमुल्ला ने इस विद्रोह को करने के लिए एक प्लान तैयार किया था लंदन में, और तारीख जो निश्चित किया गया था वह 31 मई 1857 कि इसी दिन 31 मई के दिन पूरे भारतवर्ष में एक साथ एक समय सभी अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया जाएगा। 1000 की संख्या में है और इसी तरह से अपना देश जो है वह आजाद हो जाएगा। लेकिन क्या 31 मई को विद्रोह शुरू हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि विद्रोह जो है कब शुरू हो गया? 29 मार्च 1857 को केंद्र स्तर पर यह शुरू हो जाता है और विद्रोह को कुचल दिया गया।
10 मई 1857 मेरठ से या बैरकपुर से इस विद्रोह को भी कुचल दिया गया। बिहार में आप देखिए तो 12 जून, बहुत बाद में 12 जून में यह विद्रोह की यहाँ पर शुरुआत होता है। तारीख तय किया गया था 31 मई। तो अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में बहुत ही सरलता से इस विद्रोह को दबा दिया गया, क्योंकि एक साथ 31 मई को अगर विद्रोह किया गया रहता तो सरकार निश्चित रूप से समाप्त हो जाती, अंग्रेज निश्चित रूप से समाप्त हो जाते। लेकिन हुआ क्या कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग टाइम में अलग अलग दिनांक में विद्रोह किया गया, तो सरकार को मौका मिल गया कि संपूर्ण शक्ति लगा करके उस विद्रोह को कुचल दिया गया। बिहार के संदर्भ में बात करेंगे तो यह जून की बात है। फिर जुलाई में विद्रोह होता है, तो यहाँ रोहिणी में जब पूरा शक्ति लगा करके सरकार ने विद्रोह को कुचल दिया, उसके बाद पटना में विद्रोह होता है, तो सरकार को मौका तो मिलेगा। और पटना में विद्रोह को जब समाप्त कर दिया गया तब मुजफ्फरपुर में विद्रोह हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साथ जो है पूरे बिहार में विद्रोह को संचालित किया जाए। इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। यहाँ से इतिहास की धारा बदल सकती थी, भारतीय बदल सकते थे और यहीं पर अंग्रेजों का सफाया हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यह विद्रोह असफल हो गया, जिसका मैंने इतना कारण जो है आप लोगों को बतलाया। यह पीटी में कॉन्सेप्ट आधारित अगर प्रश्न पूछे तो उसके लिए है, या कुछ यह सब मैंने यहाँ लिखा है पॉइंट जो है वह यहाँ से अगर पूछे तो आप जवाब इसका दे सकते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, तो मुख्य परीक्षा का भी यही पॉइंट है और इसी पॉइंट में कुछ कुछ लाइन जो है जोड़ करके जो मैंने अभी बतलाया, आप आंसर जो है अच्छे तरीका से तैयार कर सकते हैं। तो हम लोगों का यह असफलता का कारण भी हो गया, यह भी हो गया, यह भी। अब केवल बचा है परिणाम। 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, तो उसको भी हम लोग एनसीईआरटी चाहे बिपिन चंद्रा या बीएल ग्रोवर के पुस्तक के अनुसार यहाँ पर व्याख्या करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों 1857 का परिणाम जो है निकल करके सामने आया था। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप लोगों के स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो साथियों स्क्रीनशॉट जो है आप ले सकते हैं। इसका परिणाम देखना है, तब यह चैप्टर जो है वह समाप्त हो जाएगा। परिणाम $1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, यह हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करना है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर भी है जो आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, परिणाम में महत्वपूर्ण परिणाम है 1858 का अधिनियम। दूसरा, राजवाड़ों के नीति में परिवर्तन। तीसरा, आर्थिक शोषण के नए युग की शुरुआत। यह है
सकारात्मक परिणाम है हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि, सैन्य परिवर्तन। तो यह कुछ इसका परिणाम है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट के माध्यम से, और इसी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा वर्णन जो है यहाँ पर करेंगे, समझेंगे परिणाम के अंतर्गत। यहाँ से हम लोगों को परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जा सकता है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। सेना में परिवर्तन किया गया तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है साथियों। पीटी में अगर मुख्य परीक्षा में लिखना है तो यही पॉइंट आपको मुख्य परीक्षा में भी काम देगा। 1857 में विद्रोह हुआ। हम लोग चर्चा किए थे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था पहली बार, और फिर 20-20 साल के बाद अधिनियम जो है वह आने लगा। इसी क्रम में 1833 में भी अधिनियम आया। अब 1833 के बाद 1853 में पुनः अधिनियम लाया गया। अब 1853 के बाद 73 में अधिनियम आने वाला था, फिर 1773 के बाद 1873, 100 साल के बाद। लेकिन इसी बीच में 1857 का विद्रोह हो गया, और जब विद्रोह हुआ तो सरकार यहाँ विवश होती है, एक और अधिनियम लाती है, और वही अधिनियम है 1858 का अधिनियम। यह बहुत व्यापक स्तर का अधिनियम था। चर्चा यहाँ करना होगा, और यहाँ से प्रश्न जो है साथियों परीक्षा में हम लोगों को पूछा जाता है। 1858 का अधिनियम, और यह अधिनियम पारित किया गया। इसका कुछ मुख्य प्रावधान जो है वह निम्नलिखित है। पहला, इस अधिनियम के द्वारा अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। यहाँ पर एक शब्द आएगा वायसराय। जब हम लोग भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो इसी अधिनियम के द्वारा वायसराय पद जो है वह बनाया गया, और प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, चूंकि इनका काल है 1856 से लेकर के 1862 तक लॉर्ड कैनिंग थे, और 1858 से लेकर के 1862 तक यह भारत के प्रथम वायसराय के रूप में कार्य को संपन्न किए थे। दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी 1858 के अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। इस अधिनियम के सभी पॉइंट जो है वह महत्वपूर्ण है। तो दूसरा पॉइंट यह हो गया, पहला लॉर्ड कैनिंग वायसराय, और दूसरा हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन व्यवस्था भारत से समाप्त किया गया। तो कौन शासन करेगा? संपूर्ण अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया गया। ब्रिटिश संसद अगर विकल्प में नहीं रहेगा तो क्राउन रहेगा, ब्रिटिश क्राउन। राज मुकुट, ब्रिटेन में संवैधानिक प्रधान राजा होते हैं, जैसे भारत में राष्ट्रपति होते हैं, तो यही विकल्प में रहेगा। अब ब्रिटेन की सरकार यहाँ पर शासन करेगी, तो यहाँ से
सीधे प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड ने भारत में अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर दिया। तीसरा इसमें से क्या होता है कि इस अधिनियम के द्वारा 1858 के अधिनियम के द्वारा एक भारतीय परिषद इसका जो है वह गठन किया गया और यह 15 सदस्यीय बनाया गया भारतीय परिषद। और अब यह भारत पर प्रशासन जो किया जाएगा उस पर निगरानी रखने के लिए इसकी गठन जो है वह कर दिया गया, जिसमें 15 सदस्य थे। इस 15 सदस्य में 8 सदस्य ब्रिटिश संसद के और 7 सदस्य कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी। 8 सदस्य संसद का इसलिए रखा गया कि ब्रिटेन की सरकार बहुमत जो है अपने पास रखना चाहती थी। तो यह भारतीय परिषद का गठन हो गया और एक नया पद जो है वह क्रिएट किया गया जिसको कहते हैं भारत सचिव। भारत सचिव, इसको भारत मंत्री भी कहते हैं। भारतीय सचिव या भारतीय मंत्री के नाम से कैबिनेट स्तर का दर्जा जो है इसको दिया गया था। तो इस 1858 के अधिनियम से ही यह बनाया गया और संपूर्ण अधिकार जो है इसके हाथों में यहाँ सुरक्षित हो जाता है। अब सवाल है कि परीक्षा में हम लोगों को पूछ सकता है कि पहला भारतीय सचिव कौन था। तो लॉर्ड स्टेनले जो हैं वह प्रथम भारतीय सचिव थे। 1858 के अधिनियम के द्वारा यह सभी महत्वपूर्ण कार्य जो है वह संपन्न कर दिया गया। तो यह एक परिणाम के रूप में निकल करके सामने आया। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर राजवाड़ों के नीति में परिवर्तन। सभी राजवाड़ों के नीति में परिवर्तन नहीं, कुछ के लिए सुविधाजनक परिवर्तन। देखिए, अंग्रेजी सरकार का जिन राज्यों ने, जिन नवाबों ने, जिन सुल्तानों ने, जिन शासकों ने, जमींदारों ने साथ दिया, उसके लाभ के लिए अंग्रेजी सरकार ने कई प्रकार का कानून बनाया और जिन लोगों ने विद्रोह किया था उनके राज्य को, उनके वंश को ही समाप्त कर दिया गया। उदाहरण ले लीजिए कि जैसे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनके सभी सगे संबंधी, पुत्र पौत्र सभी लोगों का कत्लेआम कर दिया गया कि भविष्य में कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति निकल करके सामने नहीं आए जो दावा प्रस्तुत करें कि मैं मुगल राजघराने का हूं। यह पूरी तरह से संभावना को अंग्रेजी सरकार ने समाप्त कर दिया। लेकिन वहीं पर जिन राजवाड़ों ने साथ दिया था उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं जो है वह प्रदान किया गया। जैसे अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया गया, लॉर्ड मेयो ने किया था, जो राजघराने से संबंधित लड़के और लड़कियां ही उसमें पढ़ सकते थे। तो यही राजवाड़ों के नीति में परिवर्तन किया गया था। लॉर्ड या कैनिंग जो है इन राजवाड़ों को क्या कहा था? तरंग रोधक। यहां देखिए, तरंग रोधक, तरंग को रोक देना या रोकने वाला। इसने 1857 में जो विद्रोह हुआ उसको तरंग की संज्ञा दिया कि ऐसा तरंग था, ऐसी लहर थी जिसमें सब कुछ बहा करके ले जा सकती थी। एक तरह से जलजला, एक तरह से सुनामी था। लेकिन इसको रोकने का कार्य किसने किया? रोधक का कार्य किसने किया? अंग्रेजों के तरफ से बढ़ने के लिए रोक देना तो इन राजवाड़ों ने किया था।
और इसीलिए इन लोगों के लिए बहुत सारा छूट वाला नियम कानून जो है वह बना दिया गया। तो यह नीति में परिवर्तन था 1857 के विद्रोह के बाद। इसके बाद है आर्थिक शोषण के नए युग की शुरुआत। साथियों, आर्थिक शोषण के नए युग की शुरुआत मतलब क्या? आर्थिक शोषण तो पहले से भी कर रहे थे, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आर्थिक शोषण के नए युग की शुरुआत अब यहां किया गया। क्या किया गया? तो यह काल जो है, आप जानते होंगे कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का काल था। वहां के कल कारखाना को चलाने के लिए मजदूर की आवश्यकता थी और भारतीयों की दशा मजदूर ही तो था। दास बना करके भी वहां ले जाया गया था। सस्ते मजदूर उपलब्ध हुए। दूसरा, फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। भारत से बढ़िया कच्चा माल देने वाला देश इसको कहां से मिल सकता था? तीसरा, जब ब्रिटेन के फैक्ट्री में कच्चे माल से विनिर्मित माल बन जाए तो उसको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। तो भारत इतना बड़ा बाजार इसको कहां मिलने वाला था? इसी को आर्थिक शोषण के नए युग की शुरुआत पॉइंट में हम लोग शामिल कर देते हैं। मतलब कि अब भारत को क्या बना दिया गया? अब भारत को कच्चे माल का निर्यातक और विनिर्मित माल का आयातक बना दिया गया। अब भारत का कार्य क्या रह गया कि आप कच्चा माल जो है वह ब्रिटेन भेजिए और वहां से जो भी चीजें बनेगी फिर उसको अपने यहाँ खरीदिए। दो तरफा लाभ। इसलिए औद्योगिक क्रांति के चलते इंग्लैंड सुख समृद्ध रूप धारण कर लिया। भारत जो सोने की चिड़िया था उसकी स्थिति कंगालग्रस्त होते चला गया। किसानों का शोषण इन लोगों ने किया ही था। यहाँ पर मजदूरों और श्रमिकों का भी बहुत अधिक शोषण कर दिया गया और वह लोग कृषि की तरफ झुके। कृषि पर अतिरिक्त दबाव पड़ गया और उस दबाव को कृषि सह नहीं पाई। अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। महामारी फैल गया और सरकार ने इस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया था। तो यह परिणाम में हम लोग शामिल करते हैं। इसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता, यह एक सकारात्मक पहलू है। अभी तक तो हम लोगों ने यहां नकारात्मक ही देखा इसका परिणाम, लेकिन एक सकारात्मक परिणाम जो है वो यहाँ पर आकर के दिखलाई पड़ता है। 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल करके लड़े थे। मौलवी अहमदुल्ला का नाम आता है, अजीमुल्ला का नाम आता है, लियाकत अली का नाम आता है, पटना में पीर अली का नाम आता है और हिंदुओं में तो बहुत सारा नाम है। स्वयं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। तो यह लोग मिल करके और विद्रोह करते हैं। जब विद्रोह समाप्त हो जाता है, असफल समाप्त होता है, फिर भी इन लोगों के बीच एकता जो है वह और मजबूत होता है और यह जाकर के कहाँ जुड़ जाता है? यही एकता आगे चल कर के राष्ट्रीय आंदोलन में भी दिखलाई दिया, जिसका जीता जागता प्रमाण है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनके माध्यम से अगर उनकी बात को माना गया रहता तो वह अंत समय तक भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे। तो यह एक सकारात्मक पहलू है।
राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि। इस समय तक जब विद्रोह हुआ तो राष्ट्रवाद की बात भारत में नहीं था साथियों। राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि को तैयार करता है 1857 का विद्रोह, और यह भी एक सकारात्मक परिणाम के रूप में आप इसको देख सकते हैं। और 1885 में जब कांग्रेस का जन्म हुआ तो यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसका नींव किसने तैयार कर दिया था? तो 1857 के विद्रोह ने इस राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया था। अंतिम पॉइंट है, सेना में परिवर्तन किया गया। इस विद्रोह का परिणाम एक और था, और वह था सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन। सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या? कि इस विद्रोह के पहले अनुपात में अगर भारतीय सैनिक अंग्रेज सैनिक को देखेंगे तो भारतीय सैनिक ज्यादा थे। अवध से लगभग 2 लाख सैनिक जो थे वह अंग्रेजी सेना में शामिल थे। लेकिन जब विद्रोह कर दिया गया भारतीयों के द्वारा, तब इस अनुपात को कम कर दिया गया। मतलब भारतीय सैनिकों की संख्या को घटाया गया, और इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था, और यह आयोग है पील आयोग। पील आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग ने जो रिपोर्ट दिया था उसी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय सैनिकों की संख्या को घटा दिया गया। इनसे आधुनिकतम हथियार वापस ले लिया गया। अंग्रेजी सेना की संख्या जो है वह बढ़ाया गया, और इस विद्रोह में गोरखा तथा पठानों ने अंग्रेजों का बहुत अधिक साथ दिया था। गोरखा और पठान, इसीलिए गोरखा और पठान सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया। तो साथियों, यही जो है 1857 के विद्रोह का परिणाम था। यह मुख्य परीक्षा के लिए ज्यादा माना जाता है, पीटी के लिए इसमें से कम तथ्य निकल करके आता है, लेकिन जो भी तथ्य है इसमें अधिकांश है 1858 के अधिनियम का तथ्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोगों का बारी आएगा क्वेश्चन और आंसर का, जो आप लोग बनाते हैं और अपना आकलन जो है वह आप स्वयं करते हैं कि जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं वह टॉपिक कहां तक मैंने कवर किया। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लिए होंगे, और अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर जो है यहाँ पर शुरू करेंगे। आप लोगों को जवाब जो है वह देना होगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, और अब आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, और उसके बाद लास्ट में कितना आपने सही किया। कुल प्रश्न यहाँ पर 13 है, तो 13 में आपका कितना सही हुआ यह आप जरूर बतलाएंगे। शुरुआत हम लोग करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ, रोहिणी से सर्वप्रथम विद्रोह प्रारंभ हुआ, यह कौन सा रेजिमेंट था? मैंने यहाँ कोशिश किया है कि एक प्रश्न में दो प्रश्न जो है वह जोड़ जाए, निकल करके सामने आ जाए। तो पहला तो यही हो गया कि सर्वप्रथम विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ, तो रोहिणी से, यह क्वेश्चन हो गया। और यह कौन सा रेजिमेंट था, रोहिणी में कौन सा रेजिमेंट था जिसने विद्रोह करके नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट की हत्या जो है वह कर दिया था? तो आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर आप लोगों का, बहुत लोगों का आ गया होगा। यह 32वीं रेजिमेंट था, 32वीं रेजिमेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
रोहिणी से कार्यालय स्थानांतरित कर कहाँ किया गया? जब रोहिणी में यह विद्रोह हुआ तो अंग्रेज लोग जो थे वह घबरा गए और तब रोहिणी से कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया। और यह कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? जहां अंग्रेजों का पकड़ जो है वह अधिक था। यही आप लोगों को बतलाना है। 5 से 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा। बहुत हुआ क्योंकि आप पढ़े हुए हैं। तो इसमें देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है। और यह आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर। यहीं पर अब कार्यालय जो है वह स्थापित कर दिया गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। पटना में पीर अली, पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया था। तो बिहार में किसने नेतृत्व किया? बिहार में नेतृत्व करता, यह आप लोगों को बतलाना है। इसमें 3 क्वेश्चन शामिल हो गया। पटना में पीर अली किया, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया, तो बिहार में नेतृत्व किसने किया? ये तो आसान क्वेश्चन है और आप लोग सब लोग जवाब देंगे, देना भी चाहिए। तो बिहार में नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने ही किया था। अगर बिहार करके पूछ ले तब भी इन्हीं का नाम जो है वह हो जाएगा। तो यही हम लोगों का आंसर रहा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र विद्रोह से बिहार में अछूता रहा था? एक मुख्य क्षेत्र है जो मैंने पढ़ाया था तो बतलाया था। गया के क्षेत्र में हुआ, शाहाबाद में हुआ, तिरहुत में हुआ, मुजफ्फरपुर, पटना, दानापुर, चंपारण, सारण, इन सभी क्षेत्रों में विद्रोह की चिंगारी जो है वह दिखलाई पड़ता है। मिथिला के क्षेत्र में भी हुआ, लेकिन एक पटना के नजदीक ही एक क्षेत्र था जहां पर यह नहीं हुआ और वह क्षेत्र था मुंगेर। मुंगेर का क्षेत्र जो है वह अछूता रहा था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कुंवर सिंह के बाद किसने शाहाबाद पर नियंत्रण कर लिया? कुंवर सिंह जब पराजित हो गए बीबीगंज के युद्ध में तो वह उत्तर प्रदेश पलायन कर जाते हैं। तो जब उनकी अनुपस्थिति में उनके भाई थे, उन्होंने शाहाबाद पर नियंत्रण कर लिया था। वही जवाब जो है आपको देना होगा साथियों। और जवाब आप लोगों का आ गया होगा कि शाहाबाद पर नियंत्रण किसने किया? अमर सिंह। अमर सिंह ने यह नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बाबू कुंवर सिंह के परिवार के अधिकांश सदस्य इस विद्रोह में शामिल थे। उनके भतीजा लोग भी इसमें नेतृत्व जो है वह प्रदान कर रहे थे अपने अपने स्तर पर। लोटा विद्रोह यहां लिखा हुआ, लोटा विद्रोह कहां किया गया था यह आपको बतलाना है। यह भी आसान क्वेश्चन है कि लोटा विद्रोह कहां किया गया था। मैंने पढ़ाया था तो चर्चा किया था कि जेल में यह लोटा विद्रोह किया गया था। कैदियों ने यह लोटा विद्रोह किया था और 1857 के विद्रोह में अपनी भूमिका को दर्ज कराया था। तो कहां के जेल में? तो यह हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कारागार में जो कैदी बंद थे, पीतल का लोटा उनको दिया जाता था, लेकिन इनसे पीतल का लोटा छीन लिया गया, मिट्टी का पात्र दिया गया, जिसके लिए इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। उसी को इतिहास में लोटा विद्रोह कहते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि लोटा विद्रोह निम्नलिखित में से किस विद्रोह का अंग था?
तो यह 1857 के विद्रोह का अंग था। यह आपको जवाब जो है वह देना है। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। संथाल विद्रोह को हुल कहते हैं, हुल। तो मुंडा विद्रोह को क्या कहते हैं? संथाल को हुल भी कहा जाता है, तो मुंडा विद्रोह को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है? आप बतलाइए कि बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और इस विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है। हो सकता है कि इस बार परीक्षा में यह पूछ दिया जाए। तो इसको उलगुलान कहते हैं, उलगुलान। उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल, सबसे बड़ा हलचल मुंडा विद्रोह को कहा गया है। परीक्षा में अगर पूछे तो इसका जवाब आप दीजिए और हो सकता है कि इस बार पूछा जाए। बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातू दिया रहता है, चलाखड़ दिया रहता है, तो वह भी आप लोगों को याद रखना है। 1895 में उन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत जो है घोषित किया था और इनको धरती आबा के नाम से भी संबोधित किया गया है। वर्तमान में झारखंड में इनको भगवान का दर्जा भी दिया गया है, भगवान बिरसा मुंडा। इसके बाद किस विद्रोह को गंगा नारायण विद्रोह या गंगा नारायण हंगामा भी कहते हैं? कौन सा एक विद्रोह है जिसको गंगा नारायण विद्रोह या गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है? बतलाइए आप। इसका आंसर आप लोगों को देना है और कुछ लोग जो है यहाँ पर आंसर सही दे रहे हैं। मैं अपेक्षा रखता हूँ, आशा करता हूँ कि अधिकांश लोग जो हैं वह जवाब दें। साथियों, आप लोग जवाब देते हैं तो मन जो है वह प्रसन्न हो जाता है और आपको जवाब यहाँ पर देना ही है। इसका जवाब है भूमिज विद्रोह। यह आंसर हो जाएगा भूमिज विद्रोह। चूंकि गंगा नारायण ने इसका नेतृत्व किया था, इसीलिए इसको गंगा नारायण हंगामा या गंगा नारायण विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। यश सी राय की चर्चित पुस्तक का नाम क्या है? आदिवासी आंदोलन पर आधारित यह पुस्तक है और इससे एक विद्रोह या आंदोलन के बारे में व्यापक हम लोगों को जानकारी मिलती है। आदिवासियों के जनजीवन के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके द्वारा किए गए विद्रोह के बारे में हम लोगों को जानकारी मिल जाता है। तो पुस्तक लेखक में जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो इसको आधार बना करके पूछा जा सकता है हिस्ट्री वाले भाग में। तो इसका जवाब क्या होगा? तो जवाब होगा द मुंडाज। द मुंडाज जो है इसका आंसर हो जाएगा। एसी राय की यह चर्चित पुस्तक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन। खरवार आंदोलन का नेतृत्व करता, हम लोग पढ़े थे, संक्षिप्त ही पढ़े थे, लेकिन पढ़े थे कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। इस बार के लिए यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड की परीक्षा में यह पूछा गया है। वहां पूछा गया था कब हुआ, यह पूछा जा सकता है कि नेतृत्व किसने किया। तो आपको जवाब देना है और यह जवाब होगा भागीरथ माझी। भागीरथ माझी, इन्हीं के नेतृत्व में यह खरवार आंदोलन जो आप देख रहे हैं वह संपन्न किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है लेकिन बार बार दोहराया जाता है, इसलिए मैं प्रश्न को शामिल करता हूं
इसलिए मैं बार बार वो आप लोगों के सामने बोलता हूँ कि यहाँ पर अधिकांश प्रश्न जो है जो महत्वपूर्ण है वह दोहरा दिया जाता है। तो आप देखिए 11 नंबर, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू किसने किया? तो सिद्धू कान्हू ने किया था। एक प्रश्न यहीं पर बन गया। तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? ताना भगत, आपने पढ़ा था कि ताना भगत आंदोलन भी बिहार में 1914 में चलाया गया था और यह उरांव जनजाति के द्वारा चलाया गया था। इसकी विशेषता भी मैंने बतलाया था कि यह गांधी जी के सत्य और अहिंसा पर आधारित था। इसीलिए यह विद्रोह आगे चल करके गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन था या इसका प्रवर्तक कौन था, वही आपको जवाब देना है। तो प्रवर्तक या नेतृत्वकर्ता जात्रा भगत, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं जात्रा भगत, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जात्रा भगत थे। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह के प्रवर्तक बिरसा मुंडा। तो एक क्वेश्चन यह हम लोगों का हो गया कि मुंडा विद्रोह के जनक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? अब यहाँ आपको बतलाना है कि बिरसा मुंडा के गुरु, उनको जो शिक्षा दीक्षा दिए थे उनका नाम साथियों यहाँ पर बतलाना है। और यह बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, 66वीं बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो जवाब दीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आनंद पांडे, आनंद पांडे, यही इनके बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, संथाल परगना अधिनियम, संथाल परगना अधिनियम 1856 में लाया गया था। इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन शामिल किया। अधिकांश देख रहे हैं आप 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके इस सब में 2-3 क्वेश्चन मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। तो कहने के लिए यह 13 है, लेकिन 25 क्वेश्चन से इसमें कम जो है वह नहीं है। संथाल परगना अधिनियम 1856 में, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया, यह आपको जवाब देना है। संथाल परगना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि संथाल परगना अधिनियम के द्वारा संथालों को बहुत सारा अधिकार जो है वह दे दिया गया था। और उसी तरह से यह मुंडा विद्रोह से संबंधित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, मुंडा विद्रोह भले असफल हो गया, लेकिन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जब पारित किया गया तब विद्वान यह कहने पर विवश हो गए कि भले ही बिरसा मुंडा का बलिदान हुआ, लेकिन वह बलिदान बेकार नहीं गया। और उसी के एवज में यह आंसर होगा 1908। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा मुंडारी खुटकटी प्रथा, माने जंगलों पर अधिकार देना, मुंडारी खुटकटी प्रथा को लागू किया गया। बैठ बेगारी प्रथा को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। और भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडाओं को अधिकार जो है वह दिया गया था, जिससे उनके जीवन में कुछ हद तक सुधार की गुंजाइश जो है वह बन जाए। तो यही हम लोगों का क्वेश्चन था, जिसमें से आप लोगों ने अधिकांश क्वेश्चन का जवाब दिया और स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। बहुत सारे लोग लेते हैं, जैसे कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ता हूं तो वह लोग बोलते हैं कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया और सर मैंने नोट्स भी बना लिया। वह कमेंट बॉक्स में आता है तो आप लोग खुद भी पढ़ते होंगे, तो इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके बनाइए और इसमें से अगर क्वेश्चन पूछ दे बीपीएससी की परीक्षा में
तो यह क्वेश्चन आपको गलती नहीं करना है। इसी तरह से आपको वीडियो देखना है, लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर अपने दोस्तों में कीजिए, कंजूसी आपको नहीं करना है, संख्या को बढ़ाना है। साथियों, मेहनत करके इस वीडियो को बनाया जाता है, तो उस मेहनत का प्रतिफल आप ही लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, तभी जो है यह मेहनत यहाँ पर सफल होगा। तो एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के सामने एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें 150 क्वेश्चन का सीरीज होगा। जैसे मैंने पहले लाया था और आप लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, उसी तरह से मैं फिर आप लोगों के सामने 150 क्वेश्चन का, जैसे बीपीएससी में पूछा जाता है, वह सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, और जिसमें 50, 50 और 50 क्वेश्चन जो है वह लाया जाएगा। वह आप लोगों को बनाना है, और बनाना ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छे तरीक़े से बनाना है। यह भी सेट उसी का हिस्सा है। एसटी पब्लिकेशन का जो बुक निकाला गया है 21 प्रैक्टिस सेट, उसी का वह हिस्सा है। एक चैप्टर, एक सेट जो है वह लिया गया है। आप खुद देखिएगा, बनाइएगा कि कितना अच्छा कलेक्शन जो है क्वेश्चन का किया गया है। उसी तरह से बीपीएससी में पूछा जाता है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन उसमें डाला है। तो उसको बनाइए और 100+ करने का प्रयास आप लोग कीजिए। फिर उसके बाद अन्य वीडियो जो है वह आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले रोज 5 बजे। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक।